नमस्कार, मैं रजनी आर्य, आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। विश्व में कोरोना का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और कोरोना के नए मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भारत में आज कुल 2,47,417 नए मामले कोरोना के और 5,488 नए मामले ओमिक्रॉन के दर्ज हुए हैं। कोरोना की इस तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य महाराष्ट्र है, क्योंकि अकेले महाराष्ट्र में ही 46,723 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कुल आंकड़े का 27% है। वहीं बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1804 नए मामले दर्ज हुए हैं और इसी के साथ प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 7,000 के पास पहुंच गई है। वहीं पंजाब में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,481 नए मामले सामने आए हैं और 10 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। पंजाब में अब कोरोना के कुल 26,781 एक्टिव केस हैं। चंडीगढ़ में भी कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,014 नए मामले चंडीगढ़ में दर्ज हुए हैं। चंडीगढ़ में दर्ज होने वाला ये आंकड़ा कोरोना की इस तीसरी लहर का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जो कि एक चिंता का विषय है। और इसी के साथ चंडीगढ़ में कोरोना के कुल 4,363 एक्टिव मरीज हो गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संजौली ढली बाईपास के समीप 18 करोड़ रुपए की लागत से बने हेलीपोर्ट का लोकार्पण किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस परियोजना के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के हिमालयन सर्किट के अंतर्गत 12.13 करोड़ रुपए और केंद्र सरकार की उड़ान 2 योजना के तहत 6 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि इस हेलीपोर्ट से न केवल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि IGMC के समीप होने से इसका उपयोग आपातकालीन सेवाओं में भी प्रभावी रूप से किया जा सकेगा तथा इस 3 मंजिला हेलीपोर्ट में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं जैसे रिसेप्शन काउंटर, हेलीपोर्ट प्रबंधक कार्यालय, टिकट काउंटर और VIP लाउंज आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि हेलीपोर्ट में यात्रियों के आगमन के लिए पोराटा केबिन की सुविधा, 50 वाहनों के लिए पार्किंग, हेलीकॉप्टर के लिए डेक और सेफ्टी नेट भी है। शिमला में राजधानी, हमारी प्रदेश की राजधानी है शिमला, और शिमला में अपना हेलीपोर्ट होना चाहिए। और उड़ान 2 के अंतर्गत हमने चंडीगढ़ शिमला, शिमला चंडीगढ़, शिमला धर्मशाला, शिमला कुल्लू ये फ्लाइट शुरू की है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। कुछ दिन पहले उसमें कुछ किराए में कुछ थोड़ी सी इंक्रीज दिखी थी, हालांकि एक बार पहले भी कम कर दिया था, लेकिन दूसरी बार फिर हमने आग्रह किया है केंद्र सरकार के समक्ष कि उस किराए को और भी कम किया जाए। तो उस दृष्टि से उसको कम करने की बात जो है वो ध्यान में आई है। मैं एग्जैक्ट उसकी फिगर कितना कम किया उसकी फिगर लूंगा। 20 बताया गया है कि 20% जो है उसमें कम किया गया। और आज शिमला का अपना हेलीपोर्ट जो है उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिमला राजधानी होने के बावजूद भी, एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी हमारे पास हेलीपैड नहीं था। हेलीपोर्ट की तो बात छोड़िए, अब हेलीपोर्ट बन करके तैयार हुआ है और इसका काम हमने शुरू किया 2019 में, और 19 के पश्चात इसकी सारी क्लियरेंसेस और सारी फॉर्मेलिटीज सारी कंप्लीट करने के बाद ये पूर्ण हुआ। और इससे अब हम आने वाले समय में जो पवन हंस की उड़ान 2 की जो सेवाएं वो भी शुरू यहीं से होंगी। नहीं तो यहां से जुब्बरहट्टी के लिए 40-45 मिनट का वक्त और लगता था, और ऐसे में जो लोड जितना मिलना चाहिए तो उतना नहीं मिल पाता था। और इसके अतिरिक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि शिमला में जॉय राइड के लिए भी इस हेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की प्रोबेशनरी अधिकारी ओसिन शर्मा ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो दूसरी ओर बेटियां घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। वह भी उन बेटियों में से एक है जो अपने पति व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित व घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। उन्होंने बिलासपुर में पत्रकारों से इस मुद्दे पर भावुक होते हुए क्या कहा, आइए सुनिए। मैंने FIR वापस ले ली। उस वक्त मेरे एक मीडिया बाइट आई थी जहां पे मैंने ये कहा था कि मैं मेंटल पीस को प्रायोरिटी देती हूं और मैं इस तूफान को अभी हैंडल नहीं कर सकती। श्रीमान जी ने मैसेज भिजवाया था कि 10 साल तक डिवोर्स में लटकाऊंगा अगर FIR करेगी। मैं म्यूचुअल सेपरेशन के लिए तैयार हूं। मैं आप सभी को बता दूं, शादी के 1 साल तक हम लोग डिवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द लॉ। इसीलिए हम लोग लीगल सेपरेशन नाम का एक शब्द है जिसको हम अप्लाई करते हैं।
ये बात वहां से मेरे दिमाग में डाली गई कि म्यूचुअल सेपरेशन के लिए मैं रेडी हूं, अपना सहयोग दूंगा और हम इस चीज से आराम से भलीभांति अलग हो जाएंगे। बट ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करने के लिए था, क्योंकि वहां से एफआईआर की तलवार उनके ऊपर से हट गई थी और अब आगे जो उन्होंने किया वो किया शांत रहने का काम। मीडिया में 2 दिन बाद ही एक न्यूज आई थी कि अब आया है, श्रीमान जी की स्टेटमेंट आई है और वो स्टेटमेंट ये थी कि ओशन भी मुझे मेंटल टॉर्चर करती है। आप सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा अखबारों में। ओशन मुझे मेंटल टॉर्चर करती है, मेरे परिवार पे दबाव बनाती है और मुझे मेंटली भी परेशान करती है, लेकिन मैं अभी भी ये पारिवारिक मामला है और इसे मनाने में लगा हुआ हूँ, सुलझाने में लगा हुआ हूँ। इस विषय के लिए यहाँ आई हूँ, वो कोई पुरुष या औरत की लड़ाई का विषय नहीं है। वो विषय नीति और अनीति का है। वो विषय मेरे साथ इतने समय में हुई अनीतियां, इतने अत्याचार, इतना आतंक, इतना अन्याय, उन विषयों को लेके। जून में जब मेरा किस्सा बाहर आया तो बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारा हिमाचल देवभूमि किसी वजह से है। यहाँ लोग औरतों की पीड़ा को समझते हैं। यहाँ लड़कियों को देवियों की तरह पूजा जाता है। लोगों ने बहुत समर्थन दिया। लेकिन जिस मोमेंट सिचुएशन ऐसी हुई कि मैंने एफआईआर वापस ले ली श्रीमान जी के अगेंस्ट, उसी मोमेंट नैरेटिव ऐसा बिल्ड हो गया जैसे अच्छाई की जीत हो गई है बुराई पे। जय श्री राम के नारे लगने लगे फेसबुक पे। मुझे गंदी से गंदी गालियां दी गई, त्योहार मनाए गए कि एफआईआर वापस हो गई है तो अब बाजी जीत गए हैं, और उसके बाद तैयारी हो गई सारी की सारी शुरू घर वापसी की। एफआईआर वापस लेने का सबसे बड़ा मेरा कारण 2 थे। पहला कारण, जिस दिन एफआईआर होनी थी उसके एक दिन पहले श्रीमान जी की बुजुर्ग नानी और इनकी जो चाची, वो दोनों मेरे घर आए। उन्होंने मेरे परिवार से बहुत रिक्वेस्ट करी, वो रोए कि हमारा इकलौता लड़का है, या वो शायद कहना चाहते थे हमारा इकलौता राजनीतिक लड़का है, क्योंकि उनके बच्चे तो और भी हैं। ये एक बात रही, मैं किसी के आंसू नहीं देख सकती। दूसरी बात, मुझे पुलिस अथॉरिटीज से ये मैसेज आया है कि आपके श्रीमान जी ने ये मैसेज भिजवाया है कि अगर एफआईआर करेगी तो 10 साल लटकाऊंगा। श्रीमान जी लॉ ग्रेजुएट हैं, वो भलीभांति जानते हैं कि बातों को किस प्रकार से मैनिपुलेट करना है, साथ ही में राजनेता भी हैं। इन 2 स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद कहीं ना कहीं मैं इस तरह की सिचुएशन में आई कि मुझे एफआईआर वापस लेने लगी, मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि मैं किसी की रोजी रोटी पे लात मारना ये मेरे संस्कार नहीं है। बैठकर गौर से देखा है कि मेरे साथ हुआ क्या है, और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, मैंने ये भी जान लिया है। इस दौरान में हिमाचल की इतनी बेटियों के मुझे मैसेज आए, इतनी लड़कियों के, इतनी मेरी बहनों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि उनके साथ घरेलू हिंसा किस हद तक होती है, उनके साथ क्रुएलिटी किस हद तक होती है, उनके साथ उनके पति या जो इन लॉज हैं वो किस हिसाब से उनको मेंटल टॉर्चर करते हैं, हरास करते हैं। और सबसे ज्यादा पीड़ित वो महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चियां हैं, जिनके लालन पोषण के लिए उनके पति जो हैं वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ना ही वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। वो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ ये सोच के उस घर में रह जाती हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्रेस क्लब पालमपुर की पहली बैठक पालमपुर में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गौरतलब है कि प्रेस क्लब पालमपुर की कार्यकारिणी का चुनाव 2 वर्ष के लिए किया गया है, जिसमें अध्यक्ष जसवंत सिंह कठियाल, महासचिव अनूप धीमान, मुख्य संरक्षक गीतेश भृगु व जयदीप रिहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल सूद, उपाध्यक्ष मनोज रतन, उपाध्यक्ष जसविंदर दयाल, कोषाध्यक्ष संजीव राणा, संगठन सचिव मनोज धीमान, सह सचिव दीपांशु बंटा है। अध्यक्ष जसवंत कठियाल व महासचिव अनूप धीमान ने कहा कि प्रेस क्लब पालमपुर के गठन का मुख्य लक्ष्य पालमपुर के सभी पत्रकारों को संगठित कर चलना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज जनादेश। देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।